गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करेंगे अपना आईआईटी एडवांस 2024 का पेपर का सॉल्यूशन जो हमारा कराया था आईआईटी मद्रास ने। इस बार का पेपर थोड़ा मॉडरेट इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड प्लैंक कांस्टेंट h एंड स्पीड ऑफ लाइट c। इफ द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हमारे पास कोई एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है m0 l0 t0 a0 को हम लिख रहे हैं इज प्रोपोर्शनल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट की पावर बीटा, h की पावर गामा एंड c की पावर डेल्टा। देन हमसे पूछ रहा है एंड n इज अ नॉन इंटीजर, और n हमारा क्या है? नॉन इंटीजर है, ये हमें गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों आप सबने एक फॉर्मूला पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या होता है वो? के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर। तो मैं वही वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 की जगह हम क्या ई लिख सकते हैं, तो ई स्क्वायर डिवाइड बाई, और इनके बीच की डिस्टेंस हम लेट सपोज कर लेते हैं स्मॉल आर। ये बनी हमारी पहली इक्वेशन। यू की बच्चों आपको डायमेंशन याद होगी, ml2t-2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अच्छा, दूसरी इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं? एच सी और एनर्जी की कौन सी रिलेशन होती है? तो आप सबको पता है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो ई इज इक्वल टू हमारे पास होता है एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से हम एनर्जी की डायमेंशन भी लिख सकते हैं, ml2t-2 इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लैम्डा। अब देखो आप ध्यान से, अगर मैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूँ तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? 1/2। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो ml2t-2 ml2t-2 कट हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा m0 l0 t0 और a0। मतलब ये हमारी LHS बन चुकी है अब डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जैसा हमारे पास क्वेश्चन में बोला था। तो ये किसके इक्वल आ गया? ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर डिवाइड बाई एच सी बाई लैम्डा। अब देखो यहाँ पर हमें डायमेंशन लिखनी है। क्या लिखनी है? डायमेंशन। तो हम साफ साफ देख सकते हैं जो डायमेंशन लैम्डा की होगी यानी कि मीटर, वही हमारी डिस्टेंस की होगी यानी कि मीटर। तो ये डायमेंशन आर वाली डायमेंशन से लैम्डा वाली डायमेंशन कट हो जाएगी, और ये हमारा आ जाएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एच सी, अगर हम केवल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि ई इज प्रोपोर्शनल टू 2 एप्सिलॉन नॉट की पावर -1, एच की पावर -1 एंड सी की पावर -1। बट हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि एन की टर्म्स में बताओ। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो ई की जो पावर आ रही है वो आ रही है आपकी, यानी कि ई हमें यहाँ पे दे रखा है पावर में अल्फा। तो हम अगर कंपेयर कराएं तो हमारे पास आ रहा है अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन, बीटा इज इक्वल टू, कंपेयर कराएंगे एप्सिलॉन नॉट की पावर -n, और यहाँ पर गामा इज इक्वल टू -n एंड डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का n। तो आपका ऑप्शन नंबर 2n, -n, इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आप इसको दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हो कि सबसे पहले आप डायमेंशन फाइंड करो ई की, यानी कि चार्ज की हमारे पास डायमेंशन हम कहाँ से निकालेंगे? I बराबर Q/T से। तो Q की डायमेंशन हो जाएगी a/t। फिर आप इसमें डायमेंशन पुट करो एप्सिलॉन नॉट की, वहाँ से F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप वहाँ से एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पुट करो और फिर इसको सॉल्व करो। ऐसे आप प्लांक कांस्टेंट निकाल सकते हो, ई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा से। ऐसे आप सी के आपको डायमेंशन पता है LT-1, बट वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है, और ये अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो इससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हम रख सकते हैं आपका सॉल्युबल कैटेगरी में है, मतलब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लोकेटेड ऑन द जेड एक्सिस। एक हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो हमारा जेड एक्सिस पे प्लेस्ड है। सपोज ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस। तो जो मेरा वायर है वो मेरा प्लेस्ड है ओरिजिन पर और पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग। मतलब मैंने कैसे लिया है? ये आउटवर्ड की तरफ वायर लिया है आता हुआ। फिर कह रहा है कैरीज अ करंट आई, मतलब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई करंट हमारा फ्लो हो रहा है अलॉन्ग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया
एंड प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड भी। अब देखो ये हमारे पास इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा। कौन सी डायरेक्शन में? इधर की साइड, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लाइन इंटीग्रल, हमें क्या सॉल्व वैल्यू बतानी है? पी डॉट डी एल फाइंड करना है। लिखा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट -√3 कॉमा ए कॉमा 0। अब देखो ये अगर हमारा पॉइंट है √3 a, या हम क्या माइनस का √3 a, मतलब x की तरफ चलना है हमें नेगेटिव में। तो ये पॉइंट हम चले x इज इक्वल टू माइनस का √3 है, और फिर लिखा है y इज इक्वल टू a, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ हमारा यहाँ लाई कर रहा है √3 a, 0। फिर कह रहा है जो अदर पॉइंट है a, 0, मतलब अब हमें x पे चलना है x पे चलना है हमें a, और y पर हम सेम डिस्टेंस ही चल रहे हैं, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये दोनों हमारी क्या है? सेम। तो हमसे पूछ रहा है कि हमें लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू बतानी है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाएं तो b डॉट डी एल की हमारे पास वैल्यू क्या होगी। आई होप आप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो। तो देखो ये वाली डिस्टेंस अगर मेरे पास √3 a है, ये वाली डिस्टेंस a है, तो मैं क्या पाइथागोरस लगा के ए बी लेंथ फाइंड कर सकता हूँ? ए बी लेंथ पाइथागोरस लगा के, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का ए का स्क्वायर, यानी कि 3a² प्लस a²। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4a², यानी कि ए बी की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 2a। कितनी आ जाएगी बच्चों? 2a। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई 2a। अच्छा सेम ऐसी मैं क्या ये वाला पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ? देखो ये वाली लेंथ मेरे को पता है a है और ये वाली लेंथ a है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ये वाली लेंथ कितनी आएगी? a√2। कितनी आएगी बच्चों? a√2। अब आप यहाँ पर एक लूप बना सकते हैं। अब देखो बच्चों ये जो आर्क के लॉन्ग मैंने बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ है हमारे पास 2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी कि अगर हम बात करें पॉइंट का नाम कर देते हैं डी, तो बी डी की लेंथ हमारे पास है a√2। कितनी है बच्चों? a√2। तो अगर मैं एक लूप ले लूँ ये वाला, क्या करा मैंने? एक लूप ले लिया ये वाला। क्यों लिया बच्चों ये वाला? क्योंकि अगर मैं इसमें देखूँ इसमें हमारे पास एक वायर, दूसरा वायर और तीसरा वायर, इसमें 3 वायर का कॉम्बिनेशन है, और मैं यहाँ से डायरेक्टली रिलेशन लिख सकता हूँ कि भाई पी डॉट डी एल। अब आपको पता होगा एम्पियर सर्किट लॉ से क्या इसमें कोई इनसाइड द करंट है? नहीं है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल हमारा किसके इक्वल होगा? 0। और इसका नामकरण कर देते हैं ए डी, उसको लिख देते हैं ई, फॉर लूप ए डी ई। ए डी ई के लिए जो तुम्हारा लाइन इंटीग्रल है वो क्या होगा? टोटली 0। अब इसका ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन किस किस का? देखो पी डॉट डी एल ऑफ 1 प्लस पी डॉट डी एल ऑफ 2 प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, क्या वायर 3 के लिए क्या बात बताई? वायर 3 हमारा है एक्स वाई प्लेन में। किस में है? एक्स वाई प्लेन में। और जो हमारा वायर है वो कैसे जा रहा है? ऐसे। तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्या वो थर्ड वाले वायर के परपेंडिकुलर होगा? क्या बात बताई कि वायर है हमारा एक्स वाई प्लेन में, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ये कैसे प्रोड्यूस हो रही है? हमारी जेड एक्सिस में, मतलब इस वायर के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी डॉट डी एल, मतलब यहाँ पर जो हमारा थीटा की वैल्यू है वो क्या है? π/2। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब इसका जो टोटल वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे वो क्या आएगी? 0। अब बात करते हैं हमें लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल ऑफ 2 इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल का वेक्टर इंटू 1। मतलब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी डॉट डी एल अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम -√3a, 0 से ये वाला कोऑर्डिनेट a, 0। मतलब हमें अल्टीमेटली इस लाइन के अक्रॉस इंटीग्रेट करके वैल्यू को बताना था। तो अगर हम कैसी तरीके से सेकेंड वाले को कैलकुलेट कर लें, किसको कैलकुलेट कर लें? सॉरी फर्स्ट वाले को कैलकुलेट कर दें और उसका क्या लगा दें? नेगेटिव साइन।
तो हमें किसका लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा, बी डॉट डी एल का अलॉन्ग 2 के अलॉन्ग। अब देखो, तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, और यहाँ पर हमारा वायर प्लेस्ड है और सपोज आई। तो मैं यहाँ पे एक लूप बना रहा हूँ, एम्पेरियन लूप। अब देखो ध्यान से, पीछे वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो आप बच्चों बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा और ये वाला एंगल कितना होगा। देखो ये वाली लेंथ है हमारी √3 है, कितनी लेंथ है, √3 है ये वाली, √3 है हमारी ये वाली लेंथ है। तो ये वाली लेंथ भी हमारी √3 है और ये वाली लेंथ कितनी है, ए। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाली लेंथ ये है हमारे पास √3 है और ये वाली लेंथ हमारे पास है, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर मैं θ1 की बात करूं तो θ1 हमारे पास आ जाएगा, tan θ1 की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस यानी कि √3। तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं जो θ1 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, π/3। कितनी, π/3, मतलब θ1 की वैल्यू π/3। सेम ऐसी पीछे वाले डायग्राम में ये वाली डिस्टेंस दे रखी है हमें a, और ये वाली डिस्टेंस x पे भी हम कितना चले थे a। तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा बच्चों, θ2। तो tan θ2 इज इक्वल टू a/a, यानी कि दोनों डिस्टेंसेस सेम है 1। तो हम कह सकते हैं जो θ2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, π/4। तो यहाँ से θ1 और θ2 मिल गए। तो हम अब इस वाली लूप के लॉन्ग अपना एम्पेरियन लूप ले रहे हैं और हम लूप की डायरेक्शन कुछ ऐसे ले रहे हैं, मतलब a to b। ध्यान रखना बच्चों, मैंने लूप की डायरेक्शन के लिए a to b, और इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड है हमारा अपोजिट डायरेक्शन में। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ b डॉट डी एल। देखो इनफाइनाइट वायर की वजह से, इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों, क्या होता है वो, μ0I डिवाइड बाई 2πr। और r की जगह यहाँ पे क्या है, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास 2 है, क्या है, 2 है। तो हम कह सकते हैं जो ये वाली डिस्टेंस है वो r की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, μ0I पाई डिवाइड बाई 2 है। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, μ0I डिवाइड बाई 2π इंटू ट्वाइस ऑफ है। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। अब बात करते हैं जो हमारे पास dl लेंथ है। अब देखो ये तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट है, तो ये तो हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डीएल वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं थीटा की बात करूं तो डीएल हम ऐसे ले रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये है, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई अपोजिट डायरेक्शन में। तो कॉस पाई हमारे पास कितना होता है बच्चों, -1। अब बात करते हैं डीएल। तो अगर मैं पूरी लाइन को ये इंटीग्रेट कर दूं छोटे 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 स्मॉल पार्ट, तो क्या ये सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। और हमें पता है सरकमफेरेंस मतलब जो ये डीएल लेंथ होती है इसको मैं एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा लिख सकता हूँ। क्या, आर मतलब रेडियस और इंटू में वाला थीटा वाला एंगल। तो रेडियस हमारे पास कितनी है बच्चों, 2 ऑफ है, और थीटा हमारे पास कितना है, θ1 प्लस θ2 कितना है, θ1 प्लस θ2, और θ1 प्लस θ2 हमारे पास कितना हो जाएगा, π/3 प्लस π/4, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 7π/12। कितना कह सकते हैं बच्चों, 7π/12। तो ये हो जाएगा 7π/12। अब बात करते हैं जो हमारा इसमें वैल्यू पूछ रखा था हमसे, तो b डॉट डी एल, तो μ0I डिवाइड बाई 2π इंटू में ट्वाइस ऑफ है इंटू में जो ये डिस्टेंस है 2a 7π/12 कॉस पाई की बच्चों वैल्यू कितनी है, -1। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ट्वाइस ऑफ ए से ट्वाइस ऑफ कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो ये कितना आ गया, μ0I 7μ0I डिवाइड बाई 24, और एक माइनस का साइन और है। ये आया हमारा कौन सा वाला लूप, सेकेंड लूप के लॉन्ग, बी डॉट डी एल। जो हमने ये वाला लूप लिया था बच्चों, बी डॉट डी एल, सॉरी हमने क्या लिया था फर्स्ट वाला। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई बच्चों हमारी क्या आई, बी डॉट डी एल अलॉन्ग लूप फर्स्ट। हमसे पूछा है क्वेश्चन में बी डॉट डी एल अलॉन्ग सेकेंड, क्या बताना है हमें, इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग बच्चों बताना है हमें ए बी के लॉन्ग जो है हमारी स्ट्रेट लाइन। तो वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, नेगेटिव ऑफ बी डॉट डी एल और लूप हमारा फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 7μ0I डिवाइड बाई 24। दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। तो आई होप बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको हम कह सकते हैं गुड क्वेश्चन।
क्या कह रहा है, 2 बीट्स ईच ऑफ चार्ज क्यू, मतलब चार्ज क्या है दोनों बीट्स पे क्यू, और उनका मास कितना दे रखा है एम, आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस नॉन कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। मतलब एक हमारे पास कोई सर्कुलर लूप है, लेट सपोज हमने यहाँ पर सर्कुलर लूप ले लिया, ये हमने एक सर्कुलर लूप ले लिया। फिर कह रहा है वन ऑफ द बीड इज ग्लूड एट टू द हुप एट सम पॉइंट, एक बीट को हमने कहीं पर ग्लू से चिपका दिया है। फिर क्या कह रखा है, वाइल द अदर वन परफॉर्म्स स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक बीट को ग्लू कर दूँ और एक बीट को लेट सपोज मैंने यहाँ ग्लू कर दिया, और ये मैं कह दे रहा हूँ पोजीशन ए, जो हमारी ए पोजीशन है वो हमारी कैसी पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कैसी पोजीशन है बच्चों, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखो एक बीड है, इस पे चार्ज है क्यू, और एक बीड है, इस पे चार्ज है क्यू, इस पॉइंट का नाम दे दे रहा है बी। तो क्यू और क्यू दोनों चार्ज हमारे सिमिलर हैं, मतलब लाइक चार्जेस हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल। ठीक, तो एक फोर्स नॉर्मल का इसके अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो क्या बच्चों ये स्मॉल ऑसिलेशन परफॉर्म कर पाएगा, नहीं। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस। तो मैंने इस वाले चार्ज को थोड़ा सा कर दिया डिस्प्लेस, लेट सपोज मैंने अपना चार्ज पहुंचा दिया यहाँ पर। अब देखो बच्चों ध्यान से, इस वाले चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग मेरा क्या लग रहा है, एफ क्यू। क्या लग रहा है बच्चों, एफ क्यू। जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मेरा बच्चों किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। अब देखो अगर मैं ये वाला एंगल ले लूँ थीटा, तो आप सबने एक थ्योरम पढ़ी होगी 10th क्लास में, सेंटर पर बना एंगल सरकमफेरेंस पे बने एंगल का डबल होता है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो मैं कह सकता हूँ क्या बच्चों, ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है। फिर से सेंटर पे बना एंगल सरकमफेरेंस पे बने एंगल का डबल होता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। अब हमें पता है सर्कुलर जो रेडियस है वो क्या है, आर, तो ये वाली डिस्टेंस भी बच्चों आर होगी। अब देखो जो ये वाली डिस्टेंस, इसको मैंने नाम दिया बी और डी। अब मैं निकाल रहा हूँ बी डी, जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, क्या, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो मेरा एक्स किसके इक्वल होगा, ये है पूरी लाइन 2r, और ये वाला एंगल है थीटा बाई 2, तो 2r का थीटा के साथ कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा ये 2r कॉस थीटा बाई 2। मतलब मैं ये वाला फोर्स निकाल सकता हूँ, जो मेरा एफ ऑन क्यू लग रहा है वो कितना लग रहा है बच्चों, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। अब आर क्या है हमारे पास, 2r कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या है, 2r कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया फोर्स का, हमसे पूछ रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द स्मॉल ऑसिलेशन। मतलब ये चार्ज क्या कर रहा है, इस सेंटर ओ के अबाउट तुम्हारा स्मॉल ऑसिलेशन। क्यों, सपोज करो अगर मैं इस वाले बीट को, ये वाला जो बीट है हमारा, इस वाले चार्ज को लेट सपोज मैंने बना लिया यहाँ पर, ये वाला जो ये चार्ज दिख रहा है मैंने इसको यहाँ बना लिया। इन केस अगर ये वाला चार्ज हमारा यहाँ होता तो हमारा फोर्स भी इस वाली लाइन के ज्वाइन के अलॉन्ग लगता, तो क्या ये स्मॉल ऑसिलेशन कर पाता, नहीं। मतलब इस वाला चार्ज, जब हमारा चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट होगा तभी ये चार्ज हमारे स्मॉल ऑसिलेशन कर पाएगा। क्यों, क्योंकि अब की बार जो फोर्स का कॉम्पोनेंट है वो नॉर्मल के अलॉन्ग नहीं है। मतलब एक कॉम्पोनेंट फोर्स का इधर आएगा और एक कॉम्पोनेंट फोर्स का इधर आएगा। तो ये जो थीटा का वाला कॉम्पोनेंट है ये इसके अबाउट एंगुलर एसएचएम कराएगा। क्या कराएगा बच्चों, एंगुलर एसएचएम, और उसकी हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है क्वेश्चन में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो देखो ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है, ये वाली रेडियस हमारे पास आर है, और हमारे पास जो ये वाला पॉइंट हम कह दे रहे हैं ए बी डी, और उसको कह दे रहे हैं सी। तो जो सी ओ सी है, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये भी हमारे पास बच्चों क्या है, रेडियस के इक्वल। तो हम कह सकते हैं अगर ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा बाई 2। तो अगर ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है तो ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, थीटा बाई 2। मतलब एफ का एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा बाई 2, और एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा हमारा एफ साइन थीटा बाई 2। अब बच्चों आप खुद सोचो, एफ कॉस थीटा बाई 2 इसको इधर इधर लग रहा है, तो ये थोड़ी इसको वापस लेके आएगा। वापस कौन सा फोर्स लेके आएगा आपका, एफ साइन थीटा बाई 2। मतलब अब हम टॉर्क लिख सकते हैं पॉइंट ओ, क्या लिख सकते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो बच्चों फोर्स क्या है हमारे पास, एफ साइन थीटा बाई 2, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ साइन थीटा बाई 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। और आपको पता है टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू एल्फा। आई किसके अबाउट,
ओके अबाउट एफ इंटू साइन ऑफ थीटा बाई टू इंटू में आर। अब देखो एल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ साइन थीटा बाई टू इंटू में आर डिवाइड बाई आई अबाउट ओ। अब देखो पॉइंट मास है, तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट मास का ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो बच्चों आपका होगा एम इंटू में मास इंटू में डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि एम आर स्क्वायर। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, बस हमें कैलकुलेशन करनी है। हमारे पास एक्सप्रेशन आया एल्फा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा बाई टू इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइड बाई, यहाँ पर था आई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एम आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर कैंसिल। एफ की बच्चों वैल्यू क्या आई थी हमारे पास के क्यू स्क्वायर, और हमारे पास डिस्टेंस क्या थी 2r कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर आपका आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2r कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर इंटू में साइन थीटा बाई टू, और यहाँ पे क्या बचा m इंटू में r। तो देखो k की वैल्यू बच्चों क्या होती है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई m इंटू में r स्क्वायर, और एक r यहाँ पर है तो एम आर क्यूब, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4। कितना हो गया बच्चों 4। अब देखो हमें पता है फॉर स्मॉल ऑसिलेशन, फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस जो आपका साइन थीटा बाई टू होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है थीटा बाई टू के इक्वल, और जो आपका कॉस थीटा बाई टू होता है वो आपका होता है 1 फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। तो यहाँ पे साइन थीटा बाई टू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ थीटा बाई टू, क्या लिखा मैंने थीटा बाई टू, और कॉस थीटा बाई टू को मैंने कर दिया 1। तो ये आ गया बच्चों क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4 4 ज़ा 16 2 ज़ा 32 पाई इप्सिलॉन नॉट एम इंटू में आर क्यूब इंटू में थीटा। ये आ गई हमारे पास एल्फा की वैल्यू। तो बच्चों एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 32 पाई इप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब की पावर 1/2। अब बच्चों आप ऑप्शन मैच कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछा है हमसे। क्या पूछा है बच्चों द स्क्वायर ऑफ द एंगुलर फ्रिक्वेंसी, मतलब ओमेगा स्क्वायर की ही वैल्यू पूछ रहा है वो, तो हमें यहाँ रूट लेने की जरूरत नहीं है। तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 32 पाई इप्सिलॉन नॉट टाइम्स एम आर क्यूब, यानी कि क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 32 पाई इप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब। ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो ये आपका आंसर है। अब आते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg मूव्स अलोंग द x डायरेक्शन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इज इक्वल टू -20x + 10। मतलब ये क्वेश्चन में क्या बच्चों आपका SHM का है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं इस बार पेपर में वेटेज आपका SHM का काफ़ी रहा है। F इज इक्वल टू माइनस का 20x + 20, मतलब जो ये आपका फोर्स लग रहा है शिफ्टेड SHM का क्वेश्चन है, मेन पोजीशन आपकी शिफ्टेड है। तो यहाँ से अगर मैं 20 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा x माइनस के 10/20, और ये आ जाएगा आपका कुछ -20 x माइनस 0.5। मतलब आपके पास जो पार्टिकल की इक्विलिब्रियम पोजीशन है अगर हम कंपेयर करें F इज इक्वल टू माइनस का k x माइनस x नॉट, तो अगर आप x नॉट की वैल्यू देंगे तो वो कितनी आ रही है 0.5 मीटर। अगर हमारा x मीटर में गिवन है तो हम क्या लगा रहे हैं जो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन आई वो किसके अब क्या आई x इज इक्वल टू 0.5 मीटर। अब कह रहा है t इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू 1 पर है। कहाँ पर है t इज इक्वल टू 0 पर जो पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू 1 पर है। तो यहाँ पर हम एक x एक्सिस बना लेते हैं। अब हमसे कह रहा है एट t इज इक्वल टू 0, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ले लिया टाइम t इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास पार्टिकल की पोजीशन है वो 1 मीटर पर है। ठीक है, फिर कह रहा है द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक एट t इज इक्वल टू π/4, t इज इक्वल टू π/4 सेकेंड पर, t इज इक्वल टू π/4 सेकेंड पर हमें x की वैल्यू बतानी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड मोमेंटम, और मोमेंटम क्या होगा। तो बच्चों आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है m/v, मतलब हमें किसी तरीके से क्या पता चल जाए वेलोसिटी, क्या पता चल जाए बच्चों वेलोसिटी। अगर हमें वेलोसिटी पता चल गई तो हम मोमेंटम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और v इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों a इंटू ओमेगा। अगर हम बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी की तो वो क्या होती है a इंटू ओमेगा। अब देखो तो हम कैसे अप्रोच करें, तो हमें यहाँ से दिख रहा है k की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 20, k की वैल्यू कितनी आ गई 20, और k क्या होता है बच्चों हमारे पास m इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 20। क्या आपको मास दिया है क्वेश्चन में, दिया है बिल्कुल। m इज इक्वल टू क्या है आपके पास 5 kg, कितना है 5 kg, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं
5 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और ओमेगा बराबर क्या होता है हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी 2 पाई/t इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ। तो टोटल टाइम पीरियड आपका कितना है बच्चों पाई, मतलब पाई/4 जाना में आने में इक्विलिब्रियम पोजीशन के बाद फिर इधर पाई/4 और फिर पाई/4, मतलब एक कंप्लीट ऑसिलेशन में उसे कितना टाइम लग रहा है पाई। तो हम कह सकते हैं 1/4 में कितना लगेगा पाई/4। तो हमसे वही पूछा है और हमें मेन पोजीशन कितनी गिवन थी बच्चों स्टार्टिंग में 0.5 मीटर और ये है हमारे पास t इज इक्वल टू पाई/4। तो क्या हम कह सकते हैं कि पार्टिकल t इज इक्वल टू पाई/4 पे किधर होगा 0.5 मीटर की तरफ। बच्चों किधर होगा t इज इक्वल टू 0.5 मीटर की तरफ। तो x की वैल्यू आपको पता चल गई। अब देखो यहाँ पर जाते जाते क्या हम कह सकते हैं जो एम्पलीट्यूड है पार्टिकल का वो मैक्सिमम होगा। तो v इज इक्वल टू क्या है a इंटू ओमेगा। क्या है v इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों 0.5 मीटर और हमारे पास ओमेगा कितना है अभी अभी हमने कैलकुलेट करा 2। तो ये कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। अब क्या पार्टिकल हमारा ऐसे ऐसे जा रहा है तो हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी आएगी वो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखें तो माइनस का आई कैप। कितनी आई बच्चों माइनस का आई कैप। तो मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा m इंटू वी वैक्टर। मास कितना है बच्चों 5। कितना है 5 और हमारे पास जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों माइनस का आई कैप। तो हम कह सकते हैं माइनस का 5 आई कैप। या मोमेंटम की यूनिट बच्चों क्या होती है केजी मीटर पर सेकेंड। क्या होती है केजी मीटर पर सेकेंड माइनस का 5 आई कैप। तो हमारा ऑप्शन क्या आया मोमेंटम आया हमारा माइनस का 5 आई कैप और पोजीशन हमारे पास क्या आई 0.5। तो हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर होगा सी इज करेक्ट। मतलब मोमेंटम हमारा क्या होगा नेगेटिव एक्स की तरफ और जो पोजीशन हमारी पार्टिकल की वो क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों पोजीशन में आप गड़बड़ मत कर देना। वेलोसिटी नेगेटिव है बट पोजीशन हमारी पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये बच्चों आपका मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है और हमें यहाँ पर दे रखा है कि बोर मॉडल है और ये हाइपोथेटिकल एटम है। तो क्या रखा है पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विद अ सर्कुलर ऑर्बिट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रल फोर्स f की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस का k ऑफ r एंड द पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है बच्चों k r²/2 वेयर k इज अ पॉजिटिव फोर्स कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू द बोर्स क्वांटाइजेशन रूल एंगुलर मोमेंटम कितना दे रखा है बच्चों l इज इक्वल टू एन एच कट। ठीक है h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट जो आपको पता ही है। इफ वी ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड एंड टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। तो बच्चों आपने बोर के दो पोस्टुलेट पढ़े होंगे। पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारे न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा और ये हमारा किसके इक्वल होगा mv²r इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइड बाई r। किसके इक्वल होगा k q1 q2 डिवाइड बाई r स्क्वायर के। ठीक है और दूसरा पोस्टुलेट आप क्या पढ़ते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ जो हमारा पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इंटीग्रल मल्टीपल में होता है तो एन ऑफ एच कट। तो हम कह सकते हैं जो पहला वाला बोर का पोस्टुलेट है वो थोड़ा मॉडिफाई करा उन्होंने और उन्होंने फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों माइनस का के आर। क्या दे रखी है एफ जो मैग्नीट्यूड अगर हम लिखें तो के इंटू में आर कितनी दे रखी है बच्चों के इंटू में आर। तो एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या है mv²/r क्योंकि ये वाला जो फोर्स है वो सेंटीपिटल फोर्स बैलेंस करेगा mv²/r इज इक्वल टू के ऑफ आर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं mv² इज इक्वल टू के इंटू में आर स्क्वायर। ये बन गई हमारे पास पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या है mv² इज इक्वल टू एन इंटू में एच कट। तो हम v की वैल्यू क्या आ जाएगी ये वाली इक्वेशन से एन एच कट डिवाइड बाई एम इंटू में आर। तो अगर मैं ये वाली वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दूँ एक बार इस वाली इक्वेशन में ये वाली वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दूँ और ये जो हमारी दूसरी वाली इक्वेशन है इससे हम r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों एन एच कट डिवाइड बाई एम इंटू में v। तो एक बार हम v को वैल्यू पुट कर दे रहे हैं और एक बार हम r की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं जिससे हमें v भी पता चल जाएगा और r स्क्वायर भी पता चल जाएगा। तो बस अब आपके पास कैलकुलेशन बची। तो m v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों एन एच कट डिवाइड बाई एम आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू में आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा आर स्क्वायर होगा वो कितना हो गया m बाई के एन एच कट डिवाइड बाई और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर। तो ये आर की पावर हम कह सकते हैं 4। एक आर स्क्वायर हमारा यहाँ पर है और एक आर स्क्वायर हमारा यहाँ पर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा m बाई के इंटू में यहाँ पर आ जाएगा m स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों m स्क्वायर। अब देखो एक m से एक m कैंसिल हुआ और यहाँ पर ऊपर स्क्वायर है
तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब मैं पावर रूट ले रहा हूँ दोनों तरफ, तो ये R4 का रूट क्या हो गया, आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास एन एच कट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा, 1/m के, क्या बचा था 1/m के, और उसकी पावर क्या आ जाएगी, रूट। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले ऑप्शन पे। तो एक बार मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी v की, अब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ r की इक्वेशन 1 में। तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू में आर स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, v की पावर 4 इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर, एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ये वाला m आ गया नीचे, तो k डिवाइड बाई एम क्यूब, कितना आ गया बच्चों, k डिवाइड बाई एम क्यूब। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एच कट रूट में k डिवाइड बाई एम क्यूब। ये आ गई हमारे पास दूसरा ऑप्शन, ये हमारे पास ऑप्शन है, और ये आ गया हमारे पास ऑप्शन बी। क्या दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, एन एच कट रूट में k अपॉन एम क्यूब। अब बात करते हैं सी, तो सी में क्या दे रखा है, एल, ऑप्शन सी को हम चेक करते हैं। सी में हमें दे रखा है एल बाई एम आर स्क्वायर, एल की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, एम वी आर एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर। तो एम से एम कैंसिल, आर से आर कैंसिल, मतलब हमसे वो क्या पूछ रहा है, वी बाई आर का रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, वी बाई आर का रेशियो। अब देखो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर कटूंगा तो एन एच कट तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मैं इक्वेशन इसको थर्ड बोल देता हूँ और इसको इक्वेशन फोर्थ बोल देता हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्थ डिवाइड बाई थर्ड। तो 4 डिवाइड बाई थर्ड करूँगा तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, के इंटू में एम का क्यूब, और यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू में क्या था, रूट में ही के इंटू में एम, के इंटू में क्या था, एम, के इंटू में एम। अब देखो ध्यान से, ये हुआ, कुछ गड़बड़ करिए क्या हमने, अच्छा ये वाला जो एम है ये ऊपर जाएगा, 1 अपॉइंट डिनोमिनेटर में है ना, ये इसमें है डिनोमिनेटर में। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, के डिवाइड बाई एम का क्यूब, और ये किस में है, 1 अपॉन में, तो यहाँ पर जो रूट में आएगा वो ऊपर आएगा, एम इंटू में के। तो देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, के अपॉन एम का स्क्वायर, क्या आ जाएगा बच्चों, के अपॉन, एक एम से एक एम कट जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, के अपॉन एम का स्क्वायर। ये हमारे पास रूट में है, या हम इसको कह सकते हैं ये हमारे पास रूट में वैल्यू है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी के बाई एम। कितनी आएगी, देखो के स्क्वायर से के बाहर आ गया, एम से एम कट गया, तो एम स्क्वायर का रूट बाहर आ गया एम। ये वैल्यू है वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वी बाई आर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जो वी बाई आर होगा वो क्या होगा, रूट के बाई एम। तो बच्चों तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बात करते हैं चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन में पूछ रहा है टोटल एनर्जी। क्या पूछ रहा है बच्चों, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई टोटल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमें दे रखी है के आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर के डिवाइड बाई 2, के डिवाइड बाई 2। आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आई थी, एन एच कट, एन एच कट 1/m के की पावर 1/2 प्लस हाफ ऑफ एम। और बच्चों वी स्क्वायर की क्या वैल्यू आई थी, वी स्क्वायर की हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, एन एच कट डिवाइड बाई रूट ऑफ के अपॉन एम का क्यूब। तो कह रहा है इसको ऐड करना है, तो अगर हम इसको ऐड करें तो बच्चों कितना आएगा, एन एच कट के डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर भी एक के है तो इसको लिख सकता हूँ रूट के बाई एम प्लस एन एच कट डिवाइड बाई 2। अब देखो एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, या एम स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या कैंसिल हुआ, एम स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, के बाई एम। तो ये आ गया हमारे पास एन एच कट रूट के बाई एम। कितनी आई हमारे पास एनर्जी, एन एच कट रूट के बाई एम, बट यहाँ पर क्या है, हाफ, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। तो आई होप ये बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं हम, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बाय अ फॉर्मूला। मतलब सी डिपेंड कर रहा है हमारे पास के इंटू टी, suitable constant, and T is the absolute temperature if heat is required to raise the temperature of 1 kg substance। M की वैल्यू कितनी रखी है बच्चों, 1 kg, और सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो क्या है, -73 डिग्री से 27 डिग्री पर आना है। तो हम कह सकते हैं जो T इनिशियल है वो हमारे पास कितना है, -73 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम चेंज कर लेते हैं बच्चों केल्विन में।
273, तो ये कितना आ गया बच्चों 200 केल्विन। तो हमारे पास टेम्परेचर इनिशियली कितना हो गया 200 केल्विन। अब हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 27 डिग्री प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। हमसे क्या पूछा है द वैल्यू ऑफ एन, तो कह रहा है अगर एन के की फॉर्म में हो जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। अब आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों एम एस इंटू डेल्टा टी। तो कह रहा है जो Q की वैल्यू आ रही है वो एन इंटू के आ रही है। कितनी आ रही है एन इंटू में के, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एन, तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें। क्यों, क्योंकि एस जो है वो हमारा आपकी बात टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इस पर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे। तो एम की वैल्यू 1 और एस की वैल्यू क्या आ गई के इंटू में टी और डेल्टा टी, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या डी टी। और हमारे पास फाइनल जो टेम्परेचर की इनिशियल लिमिट है वो कितनी है बच्चों 200, और जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है 300। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो कितना आ जाएगा वो के टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और लिमिट लग जाएंगी हमारी 200 से 300। तो ये आ गया के 300 का स्क्वायर यानी कि 900 और 2 0 और माइनस का 400 2 0 और डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ 50,000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 25,000 टाइम्स के। तो अगर हम इसको कंपेयर कराएं एन इंटू के में तो हमारे पास एन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 25,000। तो ये क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी का क्वेश्चन था, आई होप समझ आया होगा। अ सोर्स ऑफ साउंड हैज़ फ्रिक्वेंसी 240 हर्ट्स, जो हमें एफ की वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है 240 हर्ट्स। वैन द ऑब्जर्वर ओ, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है ओ एंड द सोर्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर एट स्पीड वी, मतलब ये जो क्वेश्चन है वो हमारे डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो केस 1 में क्या कह रहा है जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है वी स्पीड से, और जो केस 2 है उसमें ये वाला जो सोर्स है वो वी स्पीड से अवे जा रहा है। तो हमें बताना है द ऑब्जर्वर मीजर्स द फ्रिक्वेंसी साउंड टू बी 280 हर्ट्स, मतलब इस वाले केस में जो ऑब्जर्वर फ्रिक्वेंसी को ऑब्जर्व करता है वो कितनी ऑब्जर्व करता है 288 हर्ट्ज। हाउएवर व्हेन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स मूव अवे, जब दोनों दूर जा रहा है तब पूछ रहा है इस केस में जो फ्रिक्वेंसी और साउंड्स की वो क्या होगी। तो मतलब इस वाले केस के हमें एपरेंट फ्रिक्वेंसी को निकालना है। अब देखो आपने सबने डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला पढ़ा होगा एफ डैश इज इक्वल टू, ये हमारे पास होती है एपरेंट फ्रिक्वेंसी और ये होती है हमारे पास सोर्स फ्रिक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब देखो पहले केस में दोनों ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ डैश, ऑब्जर्वर की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है मतलब हमें न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ानी है, तो ये क्या होगा वी प्लस वी नॉट, और नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू घटानी है। क्यों, तभी ये फ्रिक्वेंसी क्या आएगी इंक्रीज। तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो क्या आएगा वी माइनस का वी एस इंटू में एफ। तो यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू आपको कितने गिवन है 288 इज इक्वल टू जो हमारे पास सोर्स की फ्रिक्वेंसी थी वो कितनी थी 240, और यहाँ पे हम साउंड की स्पीड ले लेते हैं लेट सपोज 330 क्योंकि गिवन नहीं है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है वी नॉट, वी ऑफ ऑब्जर्वर और वी ऑफ सोर्स दोनों क्या है हमारे पास वी। तो 330 प्लस वी अपॉन 330 माइनस वी, इसको अगर हम कट करें तो ये कितना आएगा, क्या 12/10 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों 12/10, 24 से अगर कट करें, और ये हमारे पास कितना आ गया 330 प्लस वी डिवाइड बाई 330 माइनस वी। एक बार चेक कर लें 4 6 जा 4 7 जा 4 4 जा, तो इसको अगर हम कट करें 6 से तो ये कितना आ गया 6 1 जा। तो बेटा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोलता है कि डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज फ्री टू मूव अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। ये जो है डिस्क नंबर 1 इसको मैं बोलता हूं, ये इस एक्सिस के अबाउट इज फ्री टू मूव है। इसके शाफ्ट पर सरकमफ्रेंस पर एक मोटर लगी हुई है, बैटरी ऑपरेटेड मोटर है जिसका नेग्लिजिबल मास है, और इस मोटर के जो मोटर इसके शाफ्ट पर लगी है सरकमफ्रेंस पर लगी है वो मोटर इस स्मॉलर डिस्क को जिसका सेंटर भी इसके ही सरकमफ्रेंस पर है इसको रोटेट कराना शुरू कर देता है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो हमसे पूछ रहा है कि द मोटर इज स्विच्ड ऑन सो दैट द स्मॉलर डिस्क स्टार्ट्स एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड ओमेगा। इफ द एंगुलर स्पीड एट विच द लार्ज डिस्क रोटेट इज ओमेगा बाय एन, देन विच ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इज। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर ये ओमेगा स्पीड से रोटेट करता है तो इस बिगर डिस्क का एंगुलर स्पीड क्या होगा। तो चूंकि पूरे सिस्टम पर नेट टॉर्क है 0, तो मैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर सकता हूं, और जिस एक्सिस के अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम अप्लाई करूंगा दैट विल बी दिस एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बिगर डिस्क।
तो इसको साफ साफ देखते हैं कि अगर डिस्क 1, ये डिस्क 1 है और ये डिस्क नंबर लेट से 2 है, तो अगर डिस्क 2 का सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है ओमेगा, डिस्क 1 का, सॉरी डिस्क 2 का, जिसका रेडियस कितना है r/2, तो क्योंकि इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी क्या होना है, वो भी 0 होना है। तो अगर इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो बिगर डिस्क का सेंस ऑफ रोटेशन जो होगा वो कैसा होगा, वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम एक बार लिखते हैं। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस हमको लिखना है, तो उसमें सबसे पहले मैं लिखता हूं एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बिगर डिस्क विच इज d1, तो इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा mr²/2 इंटू ओमेगा प्राइम। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम स्मॉलर डिस्क का d2 का, तो इसके अबाउट ये डिस्क रोटेट भी कर रही है और इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके अबाउट, इस पॉइंट पर जब बैठकर देखोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर मोशन में आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। तो डिस्क नंबर 2 का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा दैट वुड बी m r/2 का स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा, और इसको अगर मैंने पॉजिटिव लिया है तो इसको मैं क्या लूंगा, इसको मैं लूंगा निगेटिव, इट वुड बी निगेटिव, राइट, क्योंकि सेंस ऑफ रोटेशन ऑपोजिट है। प्लस क्या इस स्मॉलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी सर्कुलर मोशन में है अबाउट दिस एक्सिस, यस, तो वो क्या होगा, मास ऑफ द स्मॉलर डिस्क इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू जितने रेडियस में घूमता हुआ दिख रहा है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो r रेडियस में रोटेट करता दिखाई देगा, घूमता हुआ सर्कुलर मोशन में दिखाई देगा, तो दैट्स व्हाई mvc इनटू r। ऑलराइट, तो अब हमारे पास यहां से आता है mr²/2 ओमेगा प्राइम, ये अपने पास बच्चों आएगा mr²/8 इंटू ओमेगा, दिस ओमेगा इज गिवन टू अस, ये ओमेगा जो है हमको गिवन है, प्लस मास इंटू vc। अब इसकी जो सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड इसके अबाउट दिखाई देगी दैट वुड बी रेडियस r इंटू ओमेगा प्राइम एंड इंटू r। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमारा 0 होना है, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0 है, पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम भी 0 होगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। तो यहां से बच्चों हमारे पास आता है m r²/2 ओमेगा प्राइम माइनस m r² ओमेगा बाय 8 प्लस m r² ओमेगा प्राइम एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से हमारे पास दिस इज mr²/2, यस, तो यहां से हमारे पास आता है 3/2 mr² ओमेगा प्राइम एंड दिस इज इक्वल टू mr² ओमेगा बाय 8। ठीक, तो mr² से mr² हमारा कैंसिल आउट हुआ, ठीक है जी, तो अपने पास आया 3/2 ओमेगा प्राइम बराबर ओमेगा बाय 8। ठीक, तो 2 4, तो ओमेगा प्राइम हमारे पास आता है ओमेगा बाय 12। तो यहां से हमारे पास हमको बोला है कि इफ द एंगुलर स्पीड एट विच द लार्ज डिस्क रोटेट्स, तो लार्ज डिस्क का ओमेगा प्राइम जो आता है हमारे पास, इसका जो ओमेगा प्राइम हमारे पास आता है लार्ज डिस्क का, दैट इज ओमेगा बाय 12, सो दैट मीन्स n इज इक्वल टू 12। सो दिस इज द आंसर। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। इस क्वेश्चन में बोलता है कि अ थिन यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ L एंड सर्टेन मास इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। तो ये यूनिफॉर्म रोड हमको दी हुई है जिसकी लेंथ कैपिटल L है, ये फिक्स टू वन एंड, तो एक एंड पर क्या है, ये फिक्स है, टॉप व्यू इज शोन इन द फिगर, द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग। तो अपने पास क्या बेटा, ये एक हमारे पास थिन रोड हुई और इस थिन रोड का L लेंथ इसकी है जिसका मास यूनिफॉर्म है, और इसके एक एंड से हमने एक मासलेस स्ट्रिंग लगाई हुई है, एक लगी हुई है हमारे पास ये मासलेस स्ट्रिंग जिसका लेंथ है कितना L और जिसका मास है विच इज मासलेस, यस दिस इज मासलेस। तो अब अपने को बोलता है कि इफ अ हॉरिजॉन्टल इंपल्स P इज इम्पार्टेड टू द रोड एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू L बाय n फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द रोड,
तो क्या बोलता है कि ये जो अपने पास रोड है, इस रोड का एक एंड एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है और ये स्ट्रिंग यहां पर फिक्स्ड है इस पॉइंट पर। इसकी लेंथ एल है स्ट्रिंग की और ये लेंथ मासलेस है और रोड का मास है एम और इसकी लेंथ है एल। तो बोलता है कि इस रोड के मिड पॉइंट से, इस रोड के मिड पॉइंट से किसी दूरी एक्स पर, किसी डिस्टेंस एक्स पर यहां पर एक इंपल्स लगाया जाता है और इंपल्स की का नाम उसने दिया अपने को पी। ठीक है, राइट। देन द रोड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व टुगेदर अराउंड द पॉइंट ओ with the road remaining aligned with the string. In such a case the value of n is. तो हमको बोलता है कि ये जो है पूरा सिस्टम जो है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है ये इंपल्स देने से। तो ये जो दूरी x थी हमारे पास विच इज इक्वल टू x इक्वल टू l बाय n, हमसे बोलता है कि इस n की वैल्यू क्या होगी, इस n की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो ये बात अपने को समझ में आती है कि इस इंपल्स की वजह से, P की वजह से इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास चलना शुरू कर देगा, जो कि होगा मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस रोड विच इज वीसी। ये एक बात आई हमारे पास। ठीक, अब इस इंपल्स, ये जो इंपल्स है, ये जो इंपल्स हमारे पास है ये इंपल्स इस पॉइंट के अबाउट एक एंगुलर इंपल्स भी हमको देगा। इस वाले पॉइंट के अबाउट क्या देगा, ये एंगुलर इंपल्स भी देगा और इसको एक एंगुलर स्पीड देगा। ठीक, तो P, अगर मैं एंगुलर इंपल्स की बात करूं तो P इनटू दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। तो ये बच्चों ये डिस्टेंस हमारे पास कितना होने वाला है, ये डिस्टेंस होने वाला है ये वाला पार्ट L और ये वाला पार्ट L/2 एंड प्लस x। तो P इंटू दिस डिस्टेंस विच इज L प्लस ये डिस्टेंस विच इज L/2 प्लस दिस डिस्टेंस विच इज x। तो ये एंगुलर इंपल्स क्या देगा, इस रोड को देगा I इंटू ओमेगा। ठीक है, इतनी बात। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रोड का हम कैलकुलेट करेंगे वो हमको करना है इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि पूरा सिस्टम इसी के अबाउट रोटेट होता दिख रहा है हमको। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आएगा कि मैं इस रोड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए अबाउट दिस पॉइंट किसी दूरी x पर आता हूं और यहां पर एक सेक्शन लेता हूं छोटा सा जिसका मास क्या होगा dm और जिसकी लेंथ क्या होगी dx। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di about this point will be equal to dm into x square, dm into x square। तो di अपने पास कितना आएगा बच्चों, इट वुड बी इक्वल टू dm कितना है m/l into dx into x square। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का कोई भी मास नहीं है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ इसी रोड का कैलकुलेट हम करने वाले हैं और लिमिट में पुट करूंगा x इक्वल टू L से लेकर x इक्वल टू 2L तक, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक रोड का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट। तो ये अपने पास आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम x इक्वल टू L टू x इक्वल टू 2L। दिस वुड बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रोड। तो बच्चों यहां पर अपने पास आता है फिर क्या, दिस इज इक्वल टू I, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो m/l ये आया और x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन विल बी x क्यूब बाई 3 एंड लिमिट वुड बी फ्रॉम L टू 2L, L टू 2L। तो I इज इक्वल टू m/3L। अब ये 8L क्यूब माइनस L क्यूब, तो अपने पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है दैट इज इक्वल टू m/3L इंटू 7L क्यूब and this I is equal to 7/3 ml स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आता है I is equal to 7/3 ml स्क्वायर। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं इस इक्वेशन में, राइट। तो P और ये डिस्टेंस अपने पास आएगा 3L/2 प्लस x is equal to I into omega and I is how much, that is 7/3 ml square into omega। ये इक्वेशन हमारे पास आती है। और ये जो इंपल्स था हमारे पास जिसने सेंटर ऑफ मास को, इसके रोड के सेंटर ऑफ मास को मूव करना शुरू किया था, दिस इंपल्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट दिस पॉइंट, भाई इस रोड का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा
कितने रेडियस में? द रेडियस वुड बी L प्लस L/2. तो VC इज इक्वल टू L प्लस L/2, दैट इज 3L/2 इंटू ओमेगा. तो यहां से P की वैल्यू मेरे पास एक और वैल्यू आती है विच इज M 3/2 L एंड इंटू ओमेगा. ये अपने पास वैल्यू आती है P की. तो अब इस P की वैल्यू को अगर हम इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो अपने पास आएगा 3/2 ml ओमेगा इंटू 3L/2 प्लस x इज इक्वल टू 7/3 ml स्क्वायर इंटू ओमेगा. तो यहां से हम देख रहे हैं कि ओमेगा से ओमेगा हमारा क्या हो रहा है बेटा? कैंसिल आउट हो रहा है. और m से ये m कैंसिल आउट होता है और l से ये l कैंसिल आउट होता है. और उसके बाद अपने पास बचता है, इसको अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करें तो इट वुड बी 9L/4 प्लस 3/2 x इज इक्वल टू 7/3 L. राइट. तो फिर फर्दर थोड़ी सी कैलकुलेशन और है जिसमें अपन लोग करने वाले हैं 3/2x इज इक्वल टू 7/3L माइनस 9L/4. तो यहां से अपने पास एलसीएम आता है 12 और ये आएगा 28L माइनस 27L एंड दिस इज 3/2x. तो 3/2x इज इक्वल टू L/12 टू 6. तो x की वैल्यू अपने पास आती है बेटा कितनी? L/18. x इज इक्वल टू L/18. तो x अपने को दिया है L/n. x इज इक्वल टू L/n और x हमारे पास क्या है? x हमारे पास है L/18. तो n की वैल्यू अपने पास आती है 18. तो एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें आपको जो है इंपल्स का यूज करके इस पॉइंट के अबाउट ये रोड जो है इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है और इस पॉइंट के अबाउट ये रोड रोटेट भी कर रही है. तो इंपल्स और एंगुलर इंपल्स इन दोनों का जो है फॉर्मूला अप्लाई किया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया रोड का अबाउट दैट पॉइंट एंड वी गेट द आंसर. ऑलराइट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज तो ये क्वेश्चन बेटा हमारे पास LCR सर्किट से है. क्या बोलता है क्वेश्चन? देखते हैं. द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स एन इंडक्टर L. So this is some inductor L which got some value of 25 millihenry, a capacitor C0 and a resistor R0. ठीक. And an ideal battery. तो ये एक बैटरी है जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है. EMF दिया है 20 वोल्ट. The circuit also contains two keys. सर्किट के पास दो कीज भी लगी हुई हैं. One key is this which is K1 and another is K2. अब ये बोलता है कि इनिशियली बोथ द कीज आर ओपन. तो सर्किट के अंदर कोई करंट, कैपेसिटर पर कोई चार्ज, इनिशियली कुछ नहीं है, दोनों कीज ओपन है. उसके बाद बोलता है देयर इज नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर. ऑलराइट, एट एन इंस्टेंट की K1 इज क्लोज्ड. तो हम क्या करते हैं? इस K को क्लोज कर देते हैं किसी समय पर. एंड इमीडिएटली आफ्टर दिस द करंट इन R0 इज फाउंड टू बी I1. तो इसको क्लोज करने के बाद अभी ये ओपन ही है. K1 को क्लोज किया तो हमने पाया कि इस रेजिस्टेंस के अंदर अपने को कुछ करंट मिलता है जो इसने बोला है दिस इज I1. जो भी करंट है दैट इज I1. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द करंट अटेन्स स्टेडी वैल्यू I2. तो कुछ समय बाद इसके अंदर जो करंट की वैल्यू आती है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर दिस सिस्टम अचीव्स अ स्टेडी स्टेट, उस करंट की वैल्यू इसने बोली है I2. देयर आफ्टर, अब इसके बाद जब ये स्टेडी स्टेट अचीव कर लेता है ये वाला सिस्टम, इतना पार्ट विच इज दिस रजिस्टर बैटरी ऑफ 20 वोल्ट. ठीक. शुरू में तो क्योंकि ये की ओपन है तो इसका कोई काम नहीं है. अब बोलता है कि देयर आफ्टर K2 इज क्लोज्ड एंड साइमल्टेनियसली K1 इज ओपन्ड. तो कुछ समय बाद K2 को क्या करता है? क्लोज करता है. और K1 को क्या करता है? ओपन करता है. एंड द वोल्टेज अक्रॉस C0 ऑसिलेट्स विद एम्पलीट्यूड V0. ओके, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट. तो जब हम इस की को ओपन करते हैं कुछ समय बाद और तभी साथ के साथ इस वाली की को क्लोज करते हैं तो हमारे पास सिस्टम जो बनता है वो ऐसा बनेगा. तो यहां पर LC ऑसिलेशंस होंगे. तो अपने को बोलता है उस LC ऑसिलेशंस में जो वोल्टेज अक्रॉस C0 है उसका एम्पलीट्यूड इज V0 और एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोला है ओमेगा नॉट. तो अपने को कुछ आंसर्स मैच करने के लिए बोलता है. अब देखिए, जब मैं इस की को t = 0 पर क्लोज करूंगा तो ये इंडक्टर मुझे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देने वाला है एट t = 0. तो देयर वुड बी नो करंट एट t = 0. यहां पर
I1 जो इसने अपने को बोला है दैट शुड बी जीरो, क्योंकि की क्लोज करते ही तुरंत अचानक से इसमें एकदम से फ्लक्स चेंज होगा और ये जो है बहुत ज्यादा अपोज करेगा करंट के फ्लो को, तो करंट विल बी जीरो एट टी इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा कुछ समय बाद क्या होगा, जब स्टेडी स्टेट अचीव होगी तो इट दिस इंडक्टर वोंट गिव एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये हमारे पास सिंपल एक सर्किट ऐसा बन जाता है कि ये रेजिस्टेंस अपने पास है और एक बैटरी लगी हुई है जिसका वोल्टेज कितना बच्चों 20 वोल्ट, और यहां पर रेजिस्टेंस कितना है, दिस रेजिस्टेंस इज 5 ओम। तो इसके अंदर जो करंट आएगा I2 दैट वुड बी V by R विच इज 20 by 5 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 4 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू अपने पास क्या आती है 4 एम्पियर आती है, बहुत सही। अब फ्रीक्वेंसी की बात भी कर रहा है विच इज ओमेगा नॉट, तो अपने को पता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है एलसी ऑसिलेशंस में दैट इज 1 ओवर अंडर रूट एलसी, 1 ओवर अंडर रूट एलसी। तो ओमेगा नॉट अपने पास क्या आता है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एल कितना दिया है, एल इज 25 मिली हेनरी विच इज 25 इंटू 10⁻³ एंड व्हाट इज सी, सी इज 10 इंटू 10⁻⁻6। तो यहां से अपने पास आता है 1/5 इंटू 6 इंटू 25 मिली हेनरी। ओके, सी इज 10 माइक्रोफेरेड, 10 माइक्रोफेरेड, तो 25/5 दिस इज 10⁻⁻8 का रूट, तो ये अपने पास आता है 1/5 इंटू 10⁻⁻4 विच इज हाउ मच, दैट इज 0.2 into 10⁻⁴ which is 20,000 रेडियन पर सेकेंड। ठीक, अच्छा उसके बाद अपने को बोलता है द वैल्यू ऑफ V नॉट इन वोल्ट्स इज, तो अपने को पता है कि इंडक्टर में जो भी एनर्जी स्टोर्ड हुई होगी, जो भी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो ही एनर्जी इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी मिलेगी, सेम एनर्जी ऑसिलेट हो रही है। तो अगर कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है मैक्सिमम हाफ C नॉट V नॉट का स्क्वायर, वो कहां से आई है, इस इंडक्टर की एनर्जी से विच इज हाउ मच, दैट इज हाफ L I2 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर। तो व्हाट इज I2, दैट इज 4 एम्पियर। तो हाफ C नॉट इज 10 इंटू 10⁻⁻6 दैट इज 10 इंटू -5 इंटू V नॉट स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू हाफ, व्हाट इज L, L is 25 मिली हेनरी विच इज 25 इंटू 10⁻⁻3 and into I2 का स्क्वायर, I2 is 4 का स्क्वायर which is 16, तो 1/2 and 1/2 they get cancelled out। तो अपने पास यहां से आता है V नॉट का स्क्वायर, V नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 16, 25 इंटू 16, 25 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻5। तो यहां से V नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻² 25 इंटू 16, ये आता है हाफ LI स्क्वायर, C नॉट इधर गया, L की वैल्यू इज 5 का स्क्वायर 20 सॉरी दैट इज L इज 25 मिली हेनरी, तो V नॉट V स्क्वायर इज दिस, तो V नॉट की वैल्यू अपने पास आती है 5 इंटू 4 इंटू 10 विच इज V नॉट इक्वल टू 200 वोल्ट। सो दिस इज द एम्पलीट्यूड of the voltage across C naught। तो क्या ऑप्शन मैच कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ I1 इज दिस इज 0 राइट, द वैल्यू ऑफ I2 इज कितना 4 एम्पियर, बिल्कुल सही। तो इसका आया Q का आंसर अपने पास आता है 3 विच इज 4। द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट इन किलो रेडियंस, तो किलो बोल रहा है, किलो बोल रहा है, तो ये अपने पास था कितना 0.2, तो दैट इज किलो रेडियंस में अपने पास आएगा बेटा 2 आएगा, है ना, किलो रेडियंस है, किलो रेडियंस बोल रहा है। एंड द वैल्यू ऑफ V नॉट इन वोल्ट इज 200 वोल्ट, तो दिस इज दिस। तो अपने पास आंसर आता है P1 P1 P1, सो P1 तीन जगहों पर P1 है, उसके बाद अपने पास Q3, तो P1 एंड Q3, तो A और C ये तो दोनों गलत हो गए। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट दैट इज R2, तो R2 विच इज R2 हियर ऑल्सो एंड S5, सो आंसर A इज योर करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, T इक्वल टू 0 पर LC सर्किट R सर्किट कैसे बिहेव करता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम कैसे बिहेव करता है, और फिर LC ऑसिलेशंस पे एनर्जी ही कंजर्व हो रही है राइट, जो भी एनर्जी इंडक्टर के क्रॉस है फिर वो ही कंप्लीटली कैपेसिटर के क्रॉस मिलती है, फिर वो धीरे धीरे कैपेसिटर वाली एनर्जी इंडक्टर के क्रॉस मिलती है, तो एनर्जी का क्या हो रहा है ऑसिलेशन। सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन आई थिंक।
अब चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है 1 मोल ऑफ एन मोनो एटॉमिक आइडियल गैस। तो मोनो एटॉमिक इसने अपने को बोल दिया है, तो अपन लिख लेते हैं पहले ही कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3। ओके, अंडरगोज द साइक्लिक प्रोसेस फ्रॉम J टू K। तो पहले यहां से यहां पर J टू K, उसके बाद बेटा जाता है फ्रॉम K टू L, उसके बाद जाता है K टू L, फिर जाता है M टू K टू L, L टू M एंड M टू J। तो पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस हमको दिया है और डायग्राम दिया अपने को PT डायग्राम, राइट। मैच द क्वांटिटीज ज्वाइंट इन लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो सबसे पहले अपने से पूछता है कि वर्क डन इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा। तो पूरी प्रोसेस में हमसे वर्क पूछ रहा है, तो अब सबसे पहले वर्क डन निकालते हैं फ्रॉम G टू K। तो ये अपने को साफ साफ समझ में आता है कि ये जो प्रोसेस है पूरा का पूरा ये एक आइसोबारिक प्रोसेस है, क्योंकि J पर जो प्रेशर है दैट इज P नॉट, और यहां पर भी जो प्रेशर है विच इज K पर भी कितना है P नॉट है। तो वर्क डन इन JK विच इज एन आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। दिस वर्क डन अपने को पता है क्या होता है बेटा, P2V2 माइनस P1 V1, और P कांस्टेंट है तो P V2 माइनस V1 एंड दिस वुड बी इक्वल टू NR T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो वर्क डन फ्रॉम J टू K is N, number of moles is 1 which is given to us, तो 1 into R, and temperature at T2 at this point K that is 3T naught minus T1 which is T naught। तो ये अपने पास आता है, बहुत ही सिंपल बात पूछी है, वर्क डन फ्रॉम J टू K is 2R T naught। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस JK। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछ रहा है, तो क्योंकि J से K की प्रोसेस जो है वो कैसी प्रोसेस है, J से K तक की प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। तो यहां पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा दैट वुड बी इक्वल टू NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। तो नंबर ऑफ मोल्स इज 1 एंड CP इज CV बाय R। तो CV कितना होता है बेटा मोनो एटॉमिक गैस का, दैट इज 3R/2, 3R/2 प्लस R विच इज CP इज इक्वल टू 5R/2। तो मैं CP की वैल्यू लिख देता हूं यहां पर 5R/2, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर इज 3T नॉट माइनस T नॉट विच इज अगेन हाउ मच 2T नॉट। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डेल्टा U अपने पास कितना आता है, दैट इज FR/T नॉट, FR/T नॉट। तो दिस इज डेल्टा U विच इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब बोलता है द हीट गिवन टू द गैस इन द प्रोसेस KL। तो K से L का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस अपने पास है एक आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि K से L तक कोई भी क्या नहीं हो रहा है बच्चों, टेम्परेचर में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। तो अपने को पता है कि अगर K से L तक का प्रोसेस एक आइसोबारिक प्रोसेस है, तो जो भी हम हीट देंगे इंटरनल एनर्जी तो जीरो नहीं है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो। तो वट एवर हीट यू गिव इन दिस प्रोसेस, वो पूरी की पूरी हीट क्या करती है बेटा, वर्क में यूज हो जाती है। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज NR कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जो भी टेम्परेचर रहा होगा वो कितना बच्चों यहां पर 3T नॉट, 3T नॉट ln P1 बाय P2। तो ln P1 बाय P2, P1 बाय P2। तो क्या हो रहा है बेटा, चूंकि प्रेशर बढ़ रहा है, तो आइसोबारिक प्रोसेस में अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो बेटा वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम कम होगी, तो वर्क डन अपना निगेटिव आने वाला है। तो फाइनल इनिशियल प्रेशर इज P नॉट एंड फाइनल प्रेशर इज 2P नॉट। तो यहां से अपने पास वर्क डन आएगा -3 NR/T नॉट ln 2 which is the work done in KL, and this work done is also equal to how much, this is also equal to heat given to the system। okay, उसके बाद बोलता है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन द प्रोसेस MJ। तो M से J के बीच में आपसे पूछता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बेटा M से J वाला प्रोसेस जो है एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज जीरो, टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, यहां पर भी T नॉट, यहां पर भी T नॉट। तो डेल्टा U विल बी इक्वल टू
0। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा है, मैं कहता हूं इससे सिंपल क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स में शायद ही बनता हो। तो वर्क डन, अगर मैं जी एडवांस की बात करूं तो उस हिसाब से काफी आसान सवाल था। तो वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, यहां पर इसने हमसे पूछा है पी पार्ट में वर्क डन इन द कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। तो जे से के का हमारे पास वर्क डन आया था, ओके। तो पूरे प्रोसेस पे पूछ रहा है, तो यहां से यहां तक का वर्क डन अपने को पता चल गया, विच इज हाउ मच, दैट इज 2 टी नॉट। अगर मैं यहां से यहां तक की प्रोसेस वर्क डन की बात करूं विच इज के एल, तो ये वर्क डन अपने पास कितना होगा, के एल का वर्क डन इज दिस मच। उसके बाद वर्क डन की बात करते हैं एल से पी, तो एल से पी इज अगेन व्हाट, दिस इज अगेन एन आइसोबारिक प्रोसेस। तो एल से एम का जो वर्क डन आएगा दैट वुड बी इक्वल टू प्रेशर फ्रॉम एल टू एम विच इज 2p नॉट, फाइनल टेम्परेचर T नॉट, इनिशियल टेम्परेचर इज 3T नॉट। सो ये आया -3 नॉट। तो वर्क डन फ्रॉम L टू M इज -4P नॉट T नॉट। तो वर्क डन ऑफ LMB अपने पास है। तो वर्क डन और किसका कैलकुलेट करना है, J से K अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, K से L अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, और M से J से K का वर्क डन है क्या अपने पास, यस ये रहा। K टू L का वर्क डन, तो K से L का वर्क डन वही है जो हीट आई थी, ये भी अपने पास है। L टू M का वर्क डन वो भी अपने पास है, और M टू J का वर्क डन कैलकुलेट करना विच इज अगेन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां पर वर्क डन कितना होगा बच्चों, N विच इज नंबर ऑफ मोल्स इज 1, R टेम्परेचर हेयर विच इज T नॉट, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर इज 2P नॉट एंड फाइनल प्रेशर इज P नॉट। सो दिस इज, अच्छा यहां पर लगेगा LN NR T नॉट LN 2P नॉट बाय P नॉट। तो वर्क डन कितना आता है फ्रॉम M टू J, दिस इज इक्वल टू NR T नॉट LN2। अब सारे वर्क डन को हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो शुरू करते हैं यहां से JK से। तो सबसे पहला वर्क डन, यहां का वर्क डन अपने पास कितना है, 2RT नॉट। L टू M इज -4R3T नॉट। K टू L ये कितना है, -3NR T नॉट LN2। और यहां से यहां तक का वर्क डन कितना है बच्चों, वो अपने पास आया है NR T नॉट LN2। तो N की वैल्यू तो 1 है, N की वैल्यू तो अपने पास 1 है। तो यहां से यहां तक का वर्क डन, इनको ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है -2RT नॉट, और इसको ऐड करते हैं तो अपने पास आता है -2RT नॉट LN2। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इन JK, J से K में चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो JK का प्रोसेस अपने पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन J टू K आइसोबारिक में NCP डेल्टा T हमने कैलकुलेट किया था विच इज 5RT नॉट, 5RT नॉट NCP डेल्टा T।